नमस्कार दोस्तों, कहानी असली चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ अपराध की दुनिया की सच्ची कहानियां आपके लिए पेश की जाती हैं। आज से करीब 53 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग एक अलग देश बांग्लादेश की मांग कर रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान पर लगातार हमला कर रही थी और लाखों बांग्लादेशी लोग शरण लेने के लिए हिंदुस्तान आ रहे थे। उस वक्त के भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया और भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और बांग्लादेश की आजादी दिलाने में मदद की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और जाने की मामला क्या है। कहानी असली है। साल 1971 की बात है। भारत बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। इसी समय 24 मई 1971 के दिन संसद मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में रोज की तरह सब कुछ समान था और उस वक्त बैंक के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा हुआ करते थे और वो अपने रोजमर्रा की कामों में व्यस्त थे। तभी दोपहर 12 बजे वेद प्रकाश मल्होत्रा के पास रखे फोन पर घंटी बजती है। जब वेद प्रकाश मल्होत्रा फोन उठाते हैं और पूछते हैं कि कौन बोल रहा है, तो सामने से एक आदमी जवाब देता है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्रधान सचिव पीएन हक सर बोल रहा हूं। ये सुनकर वेद प्रकाश थोड़ा सकपका जाते हैं और घबराहट के कारण कुछ भी नहीं बोल पाते। वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में आते तब तक वो शख्स सामने से बोलता है कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में एक गुप्त अभियान यानी कि सीक्रेट मिशन के लिए 60 लाख रुपए चाहिए। मल्होत्रा को सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ क्रॉस चेक कर पाते इतने में फोन से वेद प्रकाश मल्होत्रा को बैंक से 60 लाख रुपए निकालने और संसद मार्ग पर बाइबिल भवन के पास खड़े एक शख्स को देने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि ये 60 लाख की रकम 100 रुपए के नोटों में ही होनी चाहिए। वेद प्रकाश मल्होत्रा इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत असमंजस में थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दिया जाए। तभी वो शख्स कहता है कि आप प्रधानमंत्री से खुद ही बात कर लीजिए। उसके बाद फोन पर एक महिला की आवाज आती है जो सुनने में इंदिरा गांधी जैसी लग रही थी। वो महिला वेद प्रकाश मल्होत्रा को ऑर्डर देती है कि आप ये रुपए लेकर बाइबिल भवन पर जाइए। वहां आपको एक आदमी मिलेगा जो आपसे एक कोड कहेगा और वो कोड है बांग्लादेश का बाबू। आपको भी ये कोड में ही बात करनी होगी और कहना होगा बार एट लॉ। जब आप ये कह दें उसके बाद रकम उस इंसान के हवाले कर दीजिएगा और ये सब कुछ गुप्त ही रखिएगा। पहले तो वेद प्रकाश को थोड़ा डर लग रहा था, मगर जब इस मसले पर सीधे प्रधानमंत्री से बात हो गई तो उनके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आ गया। उसके बाद वेद प्रकाश मल्होत्रा सीधे डिप्टी चीफ कैशियर आरबी बत्रा के पास गए और उनसे कहा कि एक कैश बॉक्स में 60 लाख रुपए निकाल दीजिए। बत्रा साहब तुरंत स्ट्रांग रूम के अंदर गए और वहां से कैश निकाल लाए। कैश को जल्दी जल्दी कैश बॉक्स में रखने के लिए उनके साथ ही एचआर खन्ना उनका सहयोग कर रहे थे। जब ये सब काम हो गया तो डिप्टी हेड कैशियर रुहिल सिंह ने रजिस्टर में हुई एंट्री पर अपने सिग्नेचर किए और पेमेंट वाउचर बनाया और साथ ही वेद प्रकाश मल्होत्रा से उस पर अपने दस्तखत करने के लिए कहा। मल्होत्रा साहब ने उस पर अपने दस्तखत किए और फिर 2 चपरासियों से उस कैश बॉक्स को बैंक की गाड़ी में रखवा दिया। उसके बाद वेद प्रकाश मल्होत्रा ने गाड़ी की चाबी ली और उस गाड़ी को खुद चलाकर बाइबिल भवन ले गए। बाइबिल भवन पहुंचने के बाद वेद प्रकाश मल्होत्रा ने अपनी कार रोकी। तभी एक लंबा और गोरा आदमी सामने से आया और उसने वही कोड बोला जो वेद प्रकाश को कॉल पर बताया गया था। वेद प्रकाश मल्होत्रा ने अपना कोड बता दिया। उसके बाद वो आदमी बैंक की कार का गेट खोला और कार में आकर बैठ गया। वेद प्रकाश मल्होत्रा ने उस आदमी को साथ लेकर सरदार पटेल मार्ग और पंचशील मार्ग के जंक्शन पर स्थित टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गए। इसके बाद उस आदमी ने पैसों से भरा बॉक्स कार से उतारा और वेद प्रकाश की तरफ देखते हुए कहा कि आप प्रधानमंत्री के ऑफिस पर जाकर इस रकम का वाउचर ले आइएगा। इतना कहकर वो आदमी एक टैक्सी में बैठ गया और नोटों से भरे उस बक्से को भी अपने साथ रख लिया। इसके बाद वो टैक्सी वहां से चली गई।
उसके बाद कैशियर वेद प्रकाश जब प्रधानमंत्री निवास पहुंचे तो उन्हें बतलाया गया कि इंदिरा गांधी संसद में है। वो तुरंत संसद भवन पहुंचे, लेकिन वहां इंदिरा गांधी नहीं मिली। मगर किसी तरह उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री के सचिव पीएन अक्सर से हो जाती है। पीएन अक्सर उनसे मिलते हैं और उनकी समस्या के बारे में पूछते हैं। तो वेद प्रकाश उन्हें बताते हैं, आपके कहने पर 60 लाख की रकम हमने दे दी है, आप हमें पेमेंट वाउचर दे दीजिए ताकि मैं उसे ले जाकर बैंक में जमा कर दूं। पीएम अक्सर जब ये बात सुनते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं और मल्होत्रा से कहते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है। प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके बैंक को कोई फोन नहीं किया गया है, आप लुट चुके हैं। जल्दी जाकर पुलिस कंप्लेन करिए। ये सुनकर वेद प्रकाश को जोर से झटका लगता है। इस बीच बैंक में कोहराम ये मचा हुआ था कि मल्होत्रा अब तक 60 लाख रुपए के वाउचर लेकर लौटे क्यों नहीं। इधर वेद प्रकाश घबराए हुए वहां से भागे भागे सीधे संसद मार्ग थाने में पहुंचे और इस पूरे मसले की एफआईआर लिखवाई। कुछ ही देर में ये खबर अखबारों के जरिए चारों तरफ फैल गई कि बैंक में बहुत बड़ी ठगी हो गई है। इस केस में नाम पीएम हाउस का भी आ रहा था। ऐसे में पुलिस तुरंत एक्शन में आई और इस मामले की छानबीन के लिए दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें डीके कश्यप, एके घोष, फुलहारी देवी और इसके इंचार्ज पुलिस ऑफिसर हरिदेव थे। और इस पूरे अभियान को ऑपरेशन तूफान का नाम दिया गया। इस टीम को वेद प्रकाश से पूछताछ करने और मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस ने सबसे पहले मल्होत्रा साहब से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि उन्होंने ठग को टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने मल्होत्रा की मदद से उस ठग का स्केच बनाया और टैक्सी स्टैंड पर जाकर ड्राइवरों से पूछताछ शुरू की। इत्तेफाक से उन्हें वही ड्राइवर मिल गया जिसकी टैक्सी में ठग बैठकर गया था। पुलिस ने जब उस ड्राइवर से सवाल जवाब किए तो उसने बताया कि उस ठग को डिफेंस कॉलोनी में छोड़ा था। पुलिस तुरंत डिफेंस कॉलोनी पहुंची और टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ टैक्सी ड्राइवरों ने बताया कि एक आदमी स्टील का बॉक्स लेकर आया था और उसने यहां से टैक्सी ली थी। उसके बाद पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर की तलाशी शुरू की जिसने उस ठग को अपनी टैक्सी में बैठाया था। शाम होते होते पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ लेती है और उससे पूछताछ करती है। वो बताता है कि उस आदमी के हाथ में स्टील का एक बड़ा सा बक्सा था और उस आदमी ने सबसे पहले मुझे राजेंद्र नगर चलने को कहा था। राजेंद्र नगर में एक घर से उस आदमी ने एक बड़ा सा सूटकेस पिकअप किया और फिर उसने मुझे निकोलसन रोड पुरानी दिल्ली जाने के लिए कहा। निकोलसन रोड पहुंचकर उस आदमी ने स्टील का बॉक्स खोला जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि उस बॉक्स में इतनी बड़ी रकम रखी हुई थी। उस आदमी ने सारे पैसे स्टील के बॉक्स से निकालकर उस सूटकेस में रखे जो उसने राजेंद्र नगर से लिया था। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये पैसे सरकार के एक गुप्त मिशन में यूज होने वाले हैं, इसलिए तुम ये बात किसी को नहीं बताना। इतना कहकर उस आदमी ने मुझे 500 रुपए का एक नोट दिया और वापस डिफेंस कॉलोनी चलने के लिए कहा। फिर मैंने उसे डिफेंस कॉलोनी में ले जाकर ड्रॉप कर दिया। इसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। जब टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने राजेंद्र नगर के उस घर पर छापा मारा जहां से उस आदमी ने सूटकेस लिया था। वहां पुलिस को पता चला कि उस आदमी का नाम रुस्तम सोहराब नागरवाला है। उसके बाद पुलिस ने डिफेंस कॉलोनी में अपना जाल बिछाया और एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। पता चला कि डिफेंस कॉलोनी में रुस्तम नागरवाला का एक दोस्त रहता है। पुलिस ने उसके दोस्त के घर पर छापा मारा जहां से 59,95,000 रुपए बरामद हुए। साथ ही यह भी पता चला कि रुस्तम नागरवाला पारसी धर्मशाला गया है जहां वो एक रूम लेकर ठहरा हुआ था। आखिरकार पुलिस ने रात के करीब 10 बजे दिल्ली गेट के पास बने पारसी धर्मशाला से नागरवाला को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने नागरवाला से पूछताछ की तो उसने जवाब दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर चल रहे तनाव में उसे लगा कि थोड़ी लाइमलाइट मिल जाएगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने रात में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि ये केस सॉल्व हो गया है। अब कायदे से ये केस पुलिस की गुड बुक में दर्ज होना चाहिए था क्योंकि उसने वारदात वाले दिन ही
मामले का खुलासा करके आरोपियों को धर दबोचा था। लेकिन असल में यह केस यहां पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहां से शुरू हुआ। दरअसल मामला सुलझने के 3 दिन बाद यानी 27 मई 1971 को खुद नागरवाला ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसी दिन पुलिस ने अदालत में नागरवाला के खिलाफ मुकदमा दायर किया। और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी शख्स को गिरफ्तार किए जाने के 3 दिन के अंदर उस पर मुकदमा चलाया गया और मुश्किल से 10 मिनट सुनवाई चली और सिर्फ कबूलनामे के आधार पर नागरवाला को दोषी ठहराते हुए 1000 रुपए की जुर्माना और 4 साल के कारावास की सजा सुना दी गई। हालांकि कुछ दिन बाद ही नागरवाले अपने बयान से पलट गया और उसने फिर से फैसले की सिफारिश की, लेकिन उसकी इस मांग को ठुकरा दिया गया। खैर, जांच चली रही थी कि अचानक से इस मामले में एक रहस्यमयी ट्विस्ट आया। हुआ ये कि डीके कश्यप जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे, उनकी नई शादी हुई और वो 20 नवंबर 1971 को अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस बीच रुस्तम नागरवाला जेल में बंद था, मगर अचानक से उसकी भी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हुआ और 2 मार्च 1972 को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इन दोनों मौतों ने केस से जुड़ी 2 अहम कड़ियों को मिटा दिया। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी की काफी बदनामी हुई और लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी बदनामी से बचने के लिए इन दोनों की हत्या करवा दी। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी कि क्या मल्होत्रा ने पहले भी कभी इंदिरा गांधी से बात की थी? अगर नहीं तो उन्होंने महज एक कॉल पर इंदिरा गांधी की आवाज को कैसे पहचाना? वेद प्रकाश मल्होत्रा ने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि ये फेक कॉल भी हो सकता था? इसके अलावा विपक्ष ये भी सवाल खड़े कर रही थी कि क्या एसबीआई ने पहले भी कभी इस तरीके से सरकार को पैसा मुहैया करवाए थे और क्या इस मामले में खुफिया एजेंसियों का हाथ था? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये पैसा बांग्लादेश के सीक्रेट मिशन के लिए यूज होना था और शायद इसलिए इस मामले की सुनवाई इतनी जल्दी कर दी गई थी। ये बहुत सारे सवाल थे जो किसी को हजम नहीं हो रहे थे, लेकिन साल 1977 में इंदिरा गांधी हटाओ के नारे के साथ जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए तत्कालीन सरकार ने जगमोहन रेड्डी कमीशन का गठन किया। इस कमीशन ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि रुस्तम नागरवाला और डीके कश्यप की मौत के पीछे कोई भी साजिश नहीं थी और नागरवाला ने एसबीआई बैंक के साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ लाइमलाइट के लिए था। नतीजतन नागरवाला केस एक ऐसा मामला था जिसमें कई कहानियां, कयास, आरोप और थ्योरी थी जो बरसों बाद तक समझने की कोशिश की जाती रही। कहा जाता है कि नागरवाला भारतीय सेना में कैप्टन था और उसने कुछ समय पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में काम करना शुरू किया था। उसकी जिम्मेदारी थी बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों के साथ फंड का इंतजाम करना। शायद उस दिन सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा ने पुलिस को जानकारी दे दी और जल्दी दिल्ली के अखबारों में एक खबर छप गई कि बैंक ठगा जा चुका था। इस प्रकार अगर ये कोई सीक्रेट मिशन था भी तो ये सीक्रेट नहीं रह सका और इसकी चर्चा आम हो गई। ऐसे में नागरवाला ने जानबूझकर वो सबूत छोड़े जिनके सहारे पुलिस उस तक पहुंची ताकि उसकी गिरफ्तारी के साथ मामला केवल ठगी का रह जाए। शायद नागरवाला को यह भरोसा रहा होगा कि उसे सजा नहीं मिलेगी, इसलिए उसने बिना कोई देर किए अपना अपराध कबूल कर लिया। बात केवल यहीं तक नहीं रुकी। ऑफिशियली यह भी आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज रुस्तम नागरवाला ने ही निकाली थी। दरअसल दोनों की आवाज की मिमिक्री करने की वजह से कैशियर वेद प्रकाश को लगा कि कॉल पर इंदिरा गांधी ही बात कर रही हैं, मगर बाद में इस थ्योरी को नकार दिया गया और कहा गया कि नागरवाला का चेहरा पैरालाइज था और वो हकला कर बोलता था। तो फिर उसने मिमिक्री कैसे की? ये सवाल भी अनसुलझा ही रह गया और इसका जवाब नहीं मिला। खैर, उस समय पुलिस जो 5000 रुपए रिकवर नहीं कर पाई थी उसे चीफ कैशियर वेद प्रकाश ने भरा था, जिससे बैंक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
हालांकि इस घटना से बैंक की इमेज पर नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ा था, लेकिन उसे साफ करने के लिए बैंक ने मल्होत्रा को नौकरी से निकाल दिया था। खैर, इस घटना के 10 साल बाद आज एक दिलचस्प वाकया सामने आया। दरअसल 1981 में जब मारुति उद्योग की स्थापना हुई तो इंदिरा सरकार ने उसी सस्पेंडेड बैंक कैशियर मल्होत्रा को इस कंपनी का चीफ अकाउंटेंट बना दिया। इसके बाद साल 1986 में हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में एक चौंकाने वाला आरोप लगाया गया। कहा गया कि नागरवाला रॉ नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता था। खास तौर से उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की आजादी को लेकर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। तब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारत की बांग्लादेश नीति निक्सन प्रशासन को बहुत नागवार लग रही थी, इसलिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। हालांकि इस थ्योरी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुल मिलाकर ये एक ऐसा मामला था जहां किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये आज भी दावे से नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी सुनकर मजा आया होगा। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन की जो एक घंटी है ना, उसे जरूर दबाएं। अब तो मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कहानी असली है।